गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्रम और फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार आरडी मैथ चार्जर में हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज मैं आपके लिए 20 आईएमपी क्वेश्चंस लेके आया हूं और वो सभी क्वेश्चंस मिरर से रिलेटिव है। जो हमने जो सीरीज चालू कर रखी है मिरर की, उसके यदि आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप उन सभी पार्टों को देखिएगा, जिससे कि यहां से जो क्वेश्चंस करने वाले हैं उन किसी भी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि 1 नंबर का क्वेश्चन आपको स्क्रीन से दिखाई दे रहा होगा। अब 1 नंबर की क्वेश्चंस में हमें क्या बताना है। 1 नंबर की क्वेश्चंस में हमें बताना है कि किसी दर्पण की लंबाई यदि +15 है, कि कोई भी दर्पण है उस दर्पण की लंबाई +15 है, तो वो दर्पण कौन सा होगा। अब यहीं से हमारे को हिंट दे रखा है क्वेश्चंस में कि +15 के हिसाब से दर्पण बताना, कि जैसा कि इसका ए जो ऑप्शन है, बी, सी और जो डी ऑप्शन है, इनमें लिखा हुआ क्या है। ए जो ऑप्शन है उस ए ऑप्शन में लिखा हुआ है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन में अवतल दर्पण लिखा हुआ है अवतल दर्पण, नेक्स्ट सी ऑप्शन में लिखा हुआ है डबल दर्पण, और जो लास्ट का डी ऑप्शन है इसमें लिख रखा है समतल दर्पण। अब यहां से बताना था कि यदि दर्पण की लंबाई +15 है तो आप उस +15 को देखकर दर्पण का प्रकार बताओ। तो हमने ऐसे थ्योरी सेक्शन में हमने ऐसे पढ़ा था कि जो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कौन सा होता है, उत्तल होता है, और एक होता है अवतल। एक कौन सा होता है, अवतल। अब नेक्स्ट बात हमने ऐसे पढ़ी थी इनमें कि जो उत्तल जो दर्पण होता है, इस उत्तल दर्पण की क्षमता हमेशा किस में होती है, धनात्मक होती है, या आप ऐसे कह सकते हो प्लस होती है। क्या होती है, प्लस में होती है। तो यहाँ प्लस वाली चीज दे रखी है +15, तो यहाँ से +15 देखते ही हमारे को बताना था कि जो दर्पण है उस दर्पण का प्रकार कौन सा होगा, उत्तल दर्पण। जबकि जो अवतल दर्पण होता है, इस अवतल दर्पण की क्षमता होती है किसमें, ऋणात्मक, माइनस में होती है इसकी क्षमता। किसमें होती है, माइनस में होती है। यदि हमारे को यहाँ -15 देता तब हम बताते कि वो कौन सा है, अवतल। जबकि क्वेश्चंस में दिया हुआ है क्या, +15, तो बताना था क्या, उत्तल दर्पण का प्रकार है। तो आपको समझ में आया होगा, थ्योरी सेक्शन देखा है तो आपको यहाँ से कोई तकलीफ ही नहीं हुई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन से देख पा रहे हो, 2 नंबर का क्वेश्चन है किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है। कोई भी जो गोलाकार जो गोलीय दर्पण होते हैं, इन गोलीय दर्पणों में फोकस दूरी क्या होती है। तो इसका जैसे कि ए ऑप्शन दे रहा है वक्रता त्रिज्या की 3 गुनी, वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी, वक्रता त्रिज्या की समान, वक्रता त्रिज्या की आधी। यानी कि फोकस दूरी को हमारे को वक्रता त्रिज्या की तुलना में बताना है कि वक्रता त्रिज्या की तुलना में फोकस दूरी क्या होती है। सबसे पहले माना कि जैसे कि हमारे पास कोई भी उत्तल या अवतल, जैसे कि हमारे पास ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का दूसरा जो उभरा हुआ पार्ट है, उस उभरे हुए पार्ट पे क्या किया जाता है, पॉलिश। यहाँ आप उदाहरण के वैसे कोई सा भी ले सकते हैं, उत्तल भी ले सकते हैं और अवतल भी ले सकते हैं। फिर मैंने आपको इसे कहा था कि जो दर्पण हो गया, इस दर्पण का जो पृष्ठ हो गया, इस पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव या पोल कहलाता है। ध्रुव या क्या कहलाता है, पोल। नेक्स्ट, ये दर्पण किसी ना किसी गोले का भाग था, और इस गोले का जो केंद्र होता है, इस केंद्र को कहा जाता है क्या, वक्रता केंद्र। क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। और वक्रता केंद्र और ध्रुव को लिखा जाता है P से, वक्रता केंद्र को लिखा जाता है C से। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सीधी लाइन होती है, इस सीधी लाइन को कहा जाता है मुख्य अक्ष। क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। अब यहां आएगा फोकस बिंदु। जो C और P होता है, C और P का मिड पॉइंट होता है F, जिसे कहते हैं फोकस बिंदु। क्या कहा जाता है, फोकस बिंदु। और फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। यहां से और यहां तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है, और जिसे छोटे f से लिखा जाता है। जबकि फोकस बिंदु को बड़े f से लिखा जाता है और फोकस दूरी को किससे लिखा जाता है, छोटे f से लिखा जाता है। अब यहां से आप जान पाए होंगे कि फोकस दूरी क्या होती है। वक्रता त्रिज्या कहां से कहां तक की हो गई, यहां से यहां तक की दूरी। मतलब ये दर्पण जो था, इस दर्पण की त्रिज्या तो क्या थी,
वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी थी। लेकिन यदि इस त्रिज्या की भी यदि अपन आधी कर दें तो वो क्या बन जाती है, उसकी फोकस दूरी। यानी कि जो ध्रुव और वक्रता केंद्र हो गया, इनके जो मध्य की जो दूरी होती है, मिडिल दूरी होती है, उस दूरी को कहते हैं क्या, फोकस दूरी। तो अब यहां से हमारे को बताना था उत्तर कि जो वक्रता त्रिज्या हो गई, यहां से यहां तक की दूरी क्या, वक्रता त्रिज्या, इस वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी होती है क्या, फोकस दूरी होती है। तो यहां से हम आधी वाले बताते, तो ऐसा लिखा हुआ है इसके डी ऑप्शन में कि वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहां से यहां तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या की आधी क्या होती है, फोकस दूरी होती है। तो आप यहां से समझ पाए होंगे कि इसका डी सही उत्तर होता। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि हमारे को बड़ा भी प्रतिबिंब प्राप्त हो और आभासी प्राप्त हो, उसके लिए हम कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। तो आपने लास्ट वाला पार्ट में हमने ऐसे जाना था कि जो प्रतिबिंब होते हैं, ये प्रतिबिंब उत्तल तो कौन सा बनाता है, एक तो उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण, और एक अपने हमने पढ़ा है क्या, समतल दर्पण, ऐसे पढ़ा है। फिर हमने जाना था कि जो उत्तल दर्पण होता है ये हमेशा कैसा चित्र बनाता है, आभासी बनाता है, लेकिन कैसा बनाता है, छोटा। कैसा बनाता है, आभासी और छोटा। उत्तल जो है, उत्तल कैसा बनाता है, वास्तविक और बड़ा बनाता है। और जो समतल हो गया ये आभासी, ये बनाता है कैसा, आभासी और बराबर साइज का। अब यहां से क्वेश्चंस में पूछा हुआ था क्या हमारे को कि किसी वस्तु का आवर्धित, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, बड़ा होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए, आभासी। जबकि सर हमारे पास तो बड़ा बनाएगा तो वो कैसा होना चाहिए, चित्र कैसा होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। तो ये तो यहां से ये बात तो कंफर्म हो गई कि उत्तर आएगा किस में से, अवतल में, क्योंकि अवतल ही हमेशा किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब दिखा पाता है। जबकि यहां से ऑप्शन से बाहर करना था सी, और इसको ऑप्शन से किसको बाहर करना था, उत्तल को बाहर करना था और समतल दर्पण को बाहर करना था। तो यहां से उत्तर बताते हैं हम कौन सा, अवतल। क्योंकि अवतल की खास स्थिति होती है, जैसे कि हमारे पास ऐसे कोई दर्पण है, ये कौन सा वाला दर्पण है, अब आप यहां से देख के भी बता सकते हैं कि ये अवतल दर्पण है। ये इसका फोकस बिंदु हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया। जब वस्तु अवतल दर्पण में यहां रखी हुई होती है तब उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है और बड़ा भी बनता है। तभी हम कह पाते हैं कि यदि वस्तु का, वैसे तो इसका बेसिकली व्यवहार कैसा होता है उत्तल का, वास्तविक और बड़ा, लेकिन एक खास स्थिति में, खास स्थिति कौन सी, जब वस्तु फोकस के और ध्रुव के मध्य रखी हो, किसमें, अवतल में, तब वस्तु का चित्र बनाता है आवर्धित और आभासी। यहां हिंट से भी बता सकते थे, आवर्धित बड़ा, बड़ा मतलब कौन सा बनाएगा, अवतल बनाएगा। तो यहां से सही उत्तर होता कौन सा, अवतल होता। तो यहां से सही उत्तर होता सी, सी में लिखा हुआ है अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चार नंबर के क्वेश्चन से हमें बताना है, निम्न में से कौन सा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी हुई है। क्या कि हमारे को क्वेश्चंस में कह रखा है कि कौन सा दर्पण किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाएगा जो उसके सामने रखी हुई है। तो जो उत्तल जो दर्पण होता है, ये उत्तल दर्पण हमेशा किसी वस्तु की छोटी छवि बनाता है, यानी कि उसका प्रतिबिंब कैसा बनाता है, छोटा। जबकि अवतल उसके सामने रखी हुई वस्तु का कैसा चित्र बनाता है, बड़ा। और समतल दर्पण उसकी बराबर साइज का चित्र बना पाता है। तो यहां से हमारा सही उत्तर होता कौन सा, उत्तल दर्पण होता, कि उत्तल दर्पण उस वस्तु की जो उसके सामने रखी हुई उसका कैसा चित्र बनाता है, हमेशा छोटा चित्र बनाता है। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहां से हमारे को बताना था 6 नंबर में, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है, यानी कि पृथ्वी पर जो दूर की जो वस्तुएं होती हैं उन्हें देखने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। अब यहां से जो ए है, बी और सी और डी है,
यदि आपको कहीं क्वेश्चंस एग्जाम्स में नहीं आए तो आप उसके ऑप्शन काटना सीखिएगा कि कौन कौन सा नहीं आ सकता है, क्योंकि इसका यदि आप ऐसा करते हो तो आपका उत्तर सही होने का परसेंटेज ज्यादा हो जाता है, पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ए जो है, ए में क्या लिखा हुआ है, पार्थिव दूरदर्शक, पार्थिव दूरदर्शक लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो बी ऑप्शन है, इसमें बी में लिखा है खगोलीय दूरदर्शक, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। नेक्स्ट डी ऑप्शन में लिखा है आवर्धक लेंस। अब देखो, एक तो सूक्ष्मदर्शी होती है, एक दूरदर्शी होती है। सूक्ष्मदर्शी ऐसा यंत्र होता है जो पास में रखी हुई वस्तु का बड़ा चित्र बनाता है, जबकि दूरदर्शी दूर की वस्तुओं को दिखाने का कष्ट करती है। और जबकि दूरदर्शी क्या होती है, दूर की वस्तुओं को हमें दिखाती है, और सूक्ष्मदर्शी क्या होगी, पास में रखी हुई वस्तुओं को बड़ा करके दिखाती है, जबकि दूरदर्शी क्या होगी, दूर की वस्तु को हमारे को दिखाती है। अब यहां से ऑप्शन काटते हैं कि सूक्ष्मदर्शी तो पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को दिखाने के लिए कारगर नहीं होती है, ना ही आवर्धक लेंस होता है। अब उत्तर बताना था या तो ए और बी। यदि आपने ऐसा किया तो आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ गई सही उत्तर होने की, 50% स्थिति हो गई। फिर खगोलीय, खगोलीय तो जैसे कि उल्का पिंडों को ऐसे देखने में काम में लिया जाता है, ये इसका उत्तर नहीं था। जबकि पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं का उपयोग करने के लिए दूरदर्शी का उपयोग तो करते हैं, लेकिन वो कौन सी होती है, पार्थिव दूरदर्शक होती है। तो 6 नंबर का सही उत्तर होता ए होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर के क्वेश्चन में हमें बताना था कि श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। कि कोई भी श्वेत प्रकाश की किरण हो गई, उसको 7 अलग अलग रंगों में विभाजित करना, तो वो किसके कारण हो पाता है। तो आपने ऐसे नाम सुना होगा, प्रिज्म। क्या सुना होगा, प्रिज्म। यदि प्रिज्म से कोई श्वेत प्रकाश की किरण गुजारते हैं तो ये गुजारने के पश्चात ही अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती हैं, या 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, निक्षेपण। तो प्रकाश की किरणों को 7 अलग अलग रंगों में विभाजित कौन करता है, प्रिज्म करता है। कौन करता है, प्रिज्म। तो यहां से सही उत्तर होता डी, डी में लिखा हुआ है प्रिज्म। चलिए नेक्स्ट, वाहनों के अगर दीपों मतलब हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको थ्योरी सेक्शन में जो हम अवतल दर्पण जब पढ़ रहे थे, तो अवतल दर्पण के उपयोग में मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण का उपयोग कहां किया जाता है, गाड़ियों की हेडलाइट में। जो 8वें नंबर का क्वेश्चन है, इस 8वें नंबर के क्वेश्चन में उत्तर होता कौन सा, अवतल। अवतल दर्पण का कहां उपयोग किया जाता है, गाड़ियों के अग्रदीपों, या आप ऐसे कह सकते हो इसको, हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है। जबकि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों में किया जाता है पार्श्व दर्पण के रूप में। किस दर्पण के रूप में, पार्श्व दर्पण, या इसी वर्ड को आपके पास ऐसे लिखा हुआ सकता है साइड मिरर, साइड मिरर। क्योंकि गाड़ी की जो ड्राइवर के जो बगल में जो शीशा लगा हुआ होता है वो होता है किसका प्रकार, उत्तल का प्रकार। जबकि गाड़ियों की हेडलाइट में दर्पण होता है कौन सा, अवतल। तो यहां से सही उत्तर बताते हैं कि गाड़ियों की हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी एमटीएस 2011 में। अब यहाँ कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, अवतल। लेकिन अब यह क्वेश्चंस में नोट करना था कि यहाँ एक तो अवतल दे रखा है और एक परवलयी अवतल दे रखा है। तो गाड़ियों में जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है वो होता है परवलयी अवतल। कौन सा होता है, परवलयी अवतल। जब आपके पास दोनों ही ऑप्शन में दिखाई दे रहे हो तब आपको सही उत्तर बताना है कि गाड़ियों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल का तो किया जाता है, लेकिन कौन सी वाला अवतल, परवलयी अवतल बताना है। तो जो 8वें नंबर का क्वेश्चन है इसका सही उत्तर होता डी, डी में लिखा है, डी में लिखा हुआ है परवलयी अवतल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं। तो अभी हमने ऊपर जाना कि कारों की जो हेडलाइट होती है, इस हेडलाइट में कौन सा होता है, परवलयी अवतल। कौन सा दर्पण होता है, परवलयी अवतल दर्पण पाया जाता है।
ये बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लास्ट ईयर जेई का जो पेपर लगा था उस पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गाड़ियों की हेडलाइट में दर्पण के कौन से प्रकार का यूज किया जाता है। तो कौन से का किया जाता है, अवतल, या फिर आपको ये ऑप्शन में मिल सकता है क्या, परवलयीय अवतल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वें नंबर के क्वेश्चन में बताना है हमें क्या, जैसा कि 10वें नंबर का क्वेश्चन आप पढ़ भी पा रहे होंगे कि वाहन चालक हेतु पश्य दृश्य दर्पण होता है। कहने का मतलब गाड़ियों का जो साइड मिरर यानी कि पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो कौन से का किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसे साइड मिरर भी कहते हैं, पार्श्व दर्पण भी हम कह सकते हैं कि गाड़ियों में पार्श्व दर्पण के रूप में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण। जबकि गाड़ी की हेडलाइट में कौन से का उपयोग किया जाता है, परवलयीय अवतल, या आपको ऑप्शन में मिल सकता है अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वें नंबर का क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सीपीयू में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो यही बात है जैसे कि हमने 10 नंबर की क्वेश्चन में पढ़ी, वही इसका बदला हुआ रूप है 11वें में। लेकिन 10वां नंबर का क्वेश्चन एसएससी में 2008 में आया था और ये सीपीयू में आया हुआ है। तो वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट 12वें नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इसका प्रतिबिंब होता है। अब यहां से एक ही क्वेश्चंस में हमारे को दो क्वेश्चंस पक्का पता चल गए यहां से, क्या कि जो दांत वाला डॉक्टर हो गया वो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग करता है। नेक्स्ट, अब हमारे को ये बात तो क्वेश्चंस में दे रखी है कि दांत वाला डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करता है। अब रीजन पूछ रखा है कि अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करता है। अब दांत वाले डॉक्टर के पास जो दर्पण होता है वो किसी एक दांत पे फोकस करने के लिए होता है। ऐसे नहीं कि आपके पूरे के पूरे दांत वो एक साथ देखना चाहता है, नहीं, जिस दांत में विकार है उस दांत को बड़ा करके देखना चाहता है और किसी भी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है कौन सा, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण की खास बात ये थी कि किसी भी वस्तु का ये कैसा चित्र बनाता है, बड़ा, और कैसा बनाता है, वास्तविक बनाता है। कैसा बनाता है, वास्तविक। और बड़ा और वास्तविक बनाने के कारण ही ईएनटी के जो डॉक्टर होते हैं वो कैसा दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो यहां से सही उत्तर बताना था हमारे को कि वास्तविक और बड़ा बनाने के कारण अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यहां से सही उत्तर होता ए। जो 12वें नंबर का क्वेश्चन है, इस 12वें नंबर के क्वेश्चन में हमें उत्तर बताना था कौन सा, ए वाला बताना था। चलिए नेक्स्ट 13वें नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वां नंबर थोड़ा पेशेंस से देखिएगा तभी आपको आएगा, और यदि आपको यहां से क्वेश्चंस में तकलीफ हो रही हो तो इसके पीछे वाले पार्ट आप देखिएगा, क्योंकि वहां से मैंने इन्हीं चीजों को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। यदि आपको यहां से कुछ चीजें समझ में नहीं आ पा रही होंगी तो आप थ्योरी सेक्शन को शुरू से देखते आइएगा, इसके जितने भी पार्ट हैं उन सभी पार्टों को देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और आगे जिस भी आप टॉपिक को पढ़ना चाहते हो मेरे द्वारा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भी बता सकते हो कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट 13वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब 13वां नंबर जैसा कि आप पढ़ भी पा रहे होंगे, दर्पण विशेष के सामने खड़े होने वाले मनुष्य को अपना सिर और वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है। अब जैसे कि हमारे पास ये कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति का जो सिर होता है ये सिर तो कैसा दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है। अब हमारे को पता नहीं कि किस दर्पण के सामने खड़ा है, लेकिन इसका सिर कैसा दिखाई देता है, छोटा। नेक्स्ट, जबकि टांगे वास्तविक आकार की दिखाई देती हैं और उसकी टांगे जो है वो वास्तविक आकार की दिखाई देती हैं। अब यहां से आपको समझना क्या था, यहां से समझना था कि जो दर्पणों के प्रकार होते हैं कुल कितने, 3, गोलीय और समतल दर्पण। जो उत्तल दर्पण हो गया वो उत्तल दर्पण वस्तु का कैसा चित्र बनाता है, छोटा। कैसा चित्र बनाता है, छोटा। जो अवतल दर्पण होता है ये अवतल दर्पण वस्तु का चित्र बनाता है कैसा, बड़ा। और जबकि जो समतल दर्पण होता है ये समतल दर्पण वस्तु का चित्र बनाता है कैसा, बराबर साइज का। कैसा बनाता है, बराबर साइज का बनाता है। अब क्वेश्चंस में कह रखा है क्या
कि व्यक्ति का ऊपर वाला सिरा तो कैसा दिखाई देता है, छोटा, मतलब जो उसके सामने जो दर्पण प्रयुक्त किया जा रहा है उस दर्पण में ऊपर तो कौन सा होगा, उत्तल, क्योंकि उत्तल होगा तभी तो उसका सिर कैसा दिखाई देगा, छोटा। जबकि उस दर्पण में नीचे कैसा होगा, जबकि उसकी टांगे बराबर साइज की दिखाई दे रही हैं, बराबर साइज की कौन दिखाता है, समतल। तो ऊपर तो उसमें अवतल होगा और नीचे कौन सा दर्पण होगा, समतल होगा, तभी इसी प्रक्रिया को वो फॉलो करेगा। तो यहां से उत्तर बताना था हमें, उत्तल और समतल। अब दोनों का क्रम भी आप देखिएगा, पहले तो ऊपर तो क्या होगा, उत्तल, और नीचे क्या होगा, समतल। ऐसा लिखा हुआ है सी ऑप्शन में। किसमें लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो आपको क्वेश्चंस भी आप आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट 14वें नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब जैसा कि आप 14वें नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन से पढ़ पा रहे हो कि खोज बत्ती में दर्पण प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि सर्च जो लाइट होती है, सर्च लाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो सर्च लाइट तो किसी एक जगह फोकस करती है, तो एक जगह फोकस कौन सा करता है, अवतल करता है। और सर्च लाइट में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब यहां से आप कंफ्यूज में हो रहे होंगे कि सर अवतल दर्पण तो ऑप्शन में हमारे पास है ही नहीं, तो आपने अवतल दर्पण क्यों लिखा। क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है, इस अवतल दर्पण को ही नतोदर दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नतोदर, नतोदर दर्पण भी इसे ही कहा जाता है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सर्च लाइट में जब मैंने आपको पढ़ाया था अवतल दर्पण, तब मैंने आपको बताया था कि सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग, अवतल, और अवतल का ही दूसरा नाम होता है कौन सा, नतोदर दर्पण। तो यहाँ से नतोदर दर्पण लिखा हुआ है किस ऑप्शन में, ए में लिखा हुआ है। तो सही उत्तर बता पाते कौन सा, ए वाला बता पाते। चलिए नेक्स्ट 15वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वें नंबर के क्वेश्चन में है, एक व्यक्ति की लंबाई 6 फीट है। एक व्यक्ति की लंबाई कितनी है, 6 फीट है। इसका पूरा प्रतिबिंब, उसे अपना प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए एक ऊर्ध्व दर्पण पर न्यूनतम ऊंचाई होगी। यानी कि 6 मीटर लंबाई का कोई व्यक्ति है, इसे समतल दर्पण में अपनी पूरी फोटो देखनी है, पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो समतल दर्पण की ऊंचाई कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो आपको थ्योरी सेक्शन में ऐसे बताया गया था कि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है और इस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण की ऊंचाई जो होती है, इस वस्तु की आधी ऊंचाई कम से कम होनी चाहिए। यदि वस्तु 10 मीटर ऊंची है और इसका हम पूरा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, तो दर्पण की ऊंचाई कम से कम कितनी होनी चाहिए, 5 मीटर। अब यही चीज यहाँ फॉलो होती कि 6 मीटर का कोई व्यक्ति है और दर्पण में इसका पूरा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, तो जो दर्पण रखा हुआ होता है, इस दर्पण की ऊंचाई लगभग होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए कितनी, 3 मीटर होनी चाहिए। तभी 6 मीटर वाले व्यक्ति की इस 3 मीटर वाले में पूरा प्रतिबिंब बन पाएगा। तो आप यहां से क्या समझ पाए कि किसी भी जो वस्तु होती है, इस वस्तु का समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए वस्तु की आधी ऊंचाई के बराबर, तभी उस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बन पाता है। तो यहाँ से आप समझ पाए 3 मीटर। तो यहाँ से उत्तर क्या बताना था हमारे को, 3 मीटर। तो यहाँ 3 मीटर लिखा हुआ है किस ऑप्शन में, बी में लिखा हुआ है। तो सही उत्तर होता है इसका बी होता। चलिए नेक्स्ट 16वें नंबर का क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है कि एक 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को, 16वें क्वेश्चन में भी कुछ इसी प्रकार है, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि कोई भी वस्तु, इस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए वस्तु की आधी ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ 1.5 मीटर है, तो इसकी आधी ऊंचाई के बराबर होना चाहिए दर्पण। आधी ऊंचाई 1.5 का आधा कितना हो गया, 0.75 मीटर। तो दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 0.75 मीटर होनी चाहिए, तभी 1.5 मीटर वाली वस्तु है उसका पूरा प्रतिबिंब बन पाएगा। तो यहाँ से सही उत्तर बताते 0.75 मीटर। तो यहाँ किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट 17वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। अब एक जो भी आपके पास गोलीय और
जो गोलीय दर्पण होते हैं उन गोलीय दर्पणों में तो वक्रता त्रिज्या कुछ अलग होती है, लेकिन जो समतल दर्पण होता है इस समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। कैसी होती है? अनंत होती है। आप थोड़ा धैर्य से देखिएगा, पता रखिएगा इसी चीज को। चलिए नेक्स्ट 18वें नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 18वां नंबर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब जो हमने 15वां और 16वां क्वेश्चन किया था वो इसी प्रकार का था, लेकिन उसमें तो कुछ गणितीय मान दे रखा था, लेकिन इसमें हमारे को हिंदी में बताना है। अब क्या दिया हुआ है? किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए ये पूछा हुआ है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि समतल दर्पण की ऊंचाई वस्तु की आधी ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए, तभी उस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दिखाई दे पाता है। तो यहां से ऑप्शन में चुनना था, बी ऑप्शन चुनना था। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या? समतल दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, आधी ऊंचाई का आधा होना चाहिए। तो आप समझ भी पाए होंगे इस चीज को। थ्योरी सेक्शन यदि आपने देखा है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं हो पा रही होगी, आप आसानी से उत्तर भी बता पा रहे होंगे सभी क्वेश्चनों का। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर के क्वेश्चन। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान को देखा? टेलीस्कोप एक तो होता है पेरिस्कोप और एक होता है टेलीस्कोप। जो टेलीस्कोप होता है ये टेलीस्कोप कहा जाता है दूरदर्शी को। किसको कहा जाता है? दूरदर्शी को। तो दूरदर्शी के माध्यम से आकाश को आसमान को देखने के लिए सर्वप्रथम ये किसने कहा था? ये कहा था गैलीलियो ने। किसने कहा था? गैलीलियो ने कहा था। तो आप सही उत्तर बता पाते गैलीलियो। और ये किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? इसके बी ऑप्शन में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा इजी क्वेश्चन है लेकिन बड़ा है क्वेश्चन, तो थोड़ा इसको सही से पढ़ना है हमारे को। अभी आपने थोड़ी सेक्शन देखा है तो आपको उम्मीद करता हूं आप किसी भी क्वेश्चन में रुकावट नहीं हो पा रही होगी आपको। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा इजी भी क्वेश्चन है। दर्पण समीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? यानी कि दर्पण जो समीकरण होता है इस दर्पण समीकरण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक बात आपको यहां से बता दूं कि जो दर्पण समीकरण होता है वो होता है ये वाला 1/v माइनस प्लस 1/u। 1/f, f है इसकी फोकस दूरी, v है प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से, और u है ध्रुव से वस्तु की दूरी। तो आप यहां से बता पाते हैं कि ये होता है दर्पण समीकरण। कौन सा समीकरण होता है? दर्पण। तो अब यहां से बताना था कि वक्रता के अंदर, अब ये लास्ट ईयर रेलवे के एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहां से बताना था ए जो ऑप्शन लिखा हुआ है, ए ऑप्शन को पढ़ते कि वक्रता का केंद्र ध्रुव और वक्रता की त्रिज्या से समान दूरी पर होता है। नहीं, ये तो गलत होता। बी ऑप्शन के पास चलते। बी ऑप्शन में दिया हुआ है क्या? सभी दूरियों का ध्रुव से मापा जाता है। बिल्कुल ये सही उत्तर है इसका बी। अब बात को समझिएगा, जैसे कि हमारे पास ये कौन सा दर्पण है, अब तो आप इसको चित्र से भी देख पाते होंगे कि साहब ये कौन सा दर्पण है। जिसे दर्पण का अंदर की तरफ दसा हुआ परावर्तक सतह वो होता है अवतल। ये क्या होता है? इसका ध्रुव या पोल होता है। क्या होता है? ध्रुव या पोल होता है। एएलपी के पेपर में इसका लास्ट ईयर में जो एएलपी का पेपर लगा था वहां इसकी परिभाषा पूछी हुई है आपको कि दर्पण के पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है, इस पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? ध्रुव या पोल कहा जाता है। अब ये दर्पण किसी ना किसी गोले का भाग था जिसको कहते हैं वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो सीधी लाइन होती है, सीधी लाइन को कहते हैं क्या? मुख्य अक्ष। और ध्रुव और सी वक्रता केंद्र का मिड पॉइंट होता है फोकस बिंदु। क्या होता है? फोकस बिंदु। और यहां से यहां तक की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या, यहां से यहां तक की दूरी होती है फोकस दूरी। अब यहां से सभी दूरियां जो दर्पण में हम सभी दूरियों का उपयोग करते हैं, फोकस दूरी जो यहां से यहां तक होती है, इसको भी हम कहां से मापते हैं? ध्रुव से मापते हैं। नेक्स्ट वी होता है प्रतिबिंब, जहां प्रतिबिंब बनता है। माना कि हमारे पास अनंत से कोई प्रकाश की किरणें आई, आने के पश्चात यहां से निकल गई, आने के पश्चात यहां मुख्य फोकस से निकल गई। ठीक, फिर नेक्स्ट प्रकाश की किरण आई, आने के पश्चात यहां से निकल गई यहां,
अब प्रतिबिंब कहाँ बन पा रहा है, यहाँ बन पा रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब दो प्रकाश की किरणें, वस्तु से आने वाली दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जहां काटती है वहां बनता है क्या, प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब बन पा रहा है इसका, यहां बन पा रहा है। नेक्स्ट अब हमारे को बताना था कि जो v है वो होता है प्रतिबिंब की दूरी, वो कहां से, ध्रुव से दूरी होती है। अब फोकस दूरी को हमने लिखा, कहां से लिखा, ध्रुव से लिखा कि ध्रुव से एफ के मध्य की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से प्रतिबिंब जहां बन पा रहा है वहां तक की दूरी, v जहां वस्तु रखी हुई है, माना कि हमारे पास वस्तु यहां रखी हुई है, तो यहां से यहां तक की दूरी, यानी कि दर्पणों में जो सभी दूरियां होती हैं वो कहां से मापी जाती हैं, ध्रुव से मापी जाती हैं। यही हमारे को बी ऑप्शन में बता रखा है कि दर्पण में प्रयुक्त होने वाली सभी दूरियों को कहां से मापा जाता है, बी से मापा, सॉरी बी ऑप्शन में दिया हुआ जो है वो सही है कि दर्पण में जिन भी दूरियों का उपयोग किया जाता है वो दूरियां कहां से मापी जाती हैं, ध्रुव से मापी जाती हैं। और दर्पण समीकरण होता है ये वाला, कॉपी में अच्छे से नोट कीजिएगा इस चीज को, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। एफ क्या है, फोकस दूरी, यहां मैंने आपको छोटा एफ लिखा है, बड़ा एफ होता हो तो वो होता है फोकस बिंदु, v है प्रतिबिंब की दूरी, u है बिंब की दूरी, वस्तु की दूरी। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं वो लास्ट ईयर रेलवे के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। इसी प्रकार मैं आपको आगामी एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करवाने वाला हूं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, दोस्तों को लाइक और शेयर करना भी नहीं भूले। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे दोबारा से फिर से मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए आप खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, धन्यवाद।